हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का पहला वीडियो बनाया है जिसमें हमने भारत का सामान्य परिचय से संबंधित सारे पॉइंटों को संभाला है यहाँ पर। और जो बनाया है वो बड़े ही अलग तरीके से बनाया है, बिल्कुल कि हर पॉइंट को ट्रिक के साथ जोड़ा है हमने इसमें, ताकि वो चीज़ें हमेशा हमको याद बनी रहें। क्लियर है ना? अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो यकीन मानिएगा, आप चाहे रेलवे का कोई सा भी प्रश्न सॉल्व करिएगा, चाहे एसएससी का कोई सा भी प्रश्न सॉल्व करिएगा, इवन अगर आप पीसीएस का प्रश्न भी सॉल्व करते हो ना भारत के सामान्य परिचय से, तो वो भी आप हर हालत में सॉल्व कर ले जाओगे। इस तरीके से वीडियो को डिजाइन किया हुआ है ये हमने। तो चलिए भाई, बहुत ही कम समय में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, 20 से 25 मिनट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे पूरे वीडियो को। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको लगता है कि वास्तविक आपके लिए हेल्पफुल है ये कंटेंट, तो आपका टॉपिक वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो हम बना करके यहाँ पर, और उनके साथ साथ हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी। ठीक है ना? चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो बच्चे, अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये सब कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। क्लियर है? अगर आप यहां देखोगे तो पहला पॉइंट, अगर आप यहां देखोगे तो अभी इसके बाद हमने 50 क्वेश्चंस का, लगभग 80 क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है विदाउट बोर्ड के, वो पेन से ही कर रखा है। तो आप उसमें देखेंगे इसके सारे पॉइंट वहां पर आपको मिल रहे होंगे। तो जैसे अगर आप यहां देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए भारत का आकार, कई बार प्रश्न पूछा गया है, कोई गोली लगा देता, कोई सा लगा देता है। आपको जो हमेशा लगाना है वो क्या लगाना है बेटा? चतुष्कोणीय लगाना है। क्या लगाना है बच्चे? चतुष्कोणीय आकार लगाना है हमको। अब बेटा एक बात देखना, यहाँ पर पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया। चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप कहोगे सर भारत है हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहीं देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ यह भारत कैसे कटिबंध में स्थित है? तो आप कहोगे सर उसमें ऑप्शन आ जाता है उपोष्ण कटिबंध में है कि उष्ण कटिबंध में है कि उपोष्ण व उष्ण कटिबंध में है। तो भारत है जो हमारा उपोष्ण व उष्ण कटिबंध में, यानी दोनों में स्थित है हमारा। तो ये तीनों प्रश्न आपके रेलवे और एसएससी के पेपर से उठाए हुए प्रश्न थे, और मैंने क्या किया, इनको एक साथ संभाल लिया ताकि आपको याद बने रहे। तीनों प्रश्न आपको यहां से ले लिया आपके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है मैंने यहां पर? अगला प्रश्न है आपका इसमें कि भारत की स्थलीय सीमा। देखना एक बात, अभी आप देखोगे यहाँ पर एसएससी और रेलवे के अंदर 3 पॉइंट पूछता है, तो ये अलग अलग हम पढ़ते हैं, उसकी जगह मैंने एक साथ एकदम उसको वहीं कंप्रेसाइज करके लिख रखा है ताकि आप कभी भूलो नहीं। ध्यान रख लेना, या तो आपसे थल सीमा पूछेगा, या आपसे जल सीमा पूछेगा, मुख्य भूमि की, या आपसे कुल जल सीमा पूछेगा। तो समझना पूरी बात को, कुल जल सीमा। अगर थल सीमा पूछे तो 15,200 ही होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप एसएससी के एग्जाम में देखोगे वहां तो 200 ही दे रखा है, लेकिन रेलवे के एग्जाम देखोगे तो वहां 15,100 दे रखा है। तो 15,200 के आसपास है कि नहीं है? तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। अब अगर यहाँ जल सीमा की बात करें तो अगर वो करे मुख्य भूमि की जल सीमा, भूमि से जुड़ा हुआ है, तो वो तो है आपकी 6100 किलोमीटर। क्लियर है ना बेटा? और यहीं पर बच्चे अगर हम बात करें कुल जल सीमा, कुल जल सीमा में क्या क्या शामिल हो जाएगा बेटा? अंडमान प्लस निकोबार और प्लस लक्षद्वीप, ये भी शामिल हो जाएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7516.6। तो ये मैंने बहुत पहले से लिख लिया था, लेकिन टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, तो आज बना देते हैं आपका वीडियो। तो आपने देखा 15,200 स्थलीय सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, भारत की कुल जलीय सीमा है अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप 7516.6 किलोमीटर है। क्लियर है एकदम सभी का? तो आपने देखा यहाँ से आपके 6 प्रश्न बने, और ये 600 प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए भैया इससे आगे समझते हैं, आगे क्या समझना है हमको। तो आगे जब आप देखोगे यहां पर बेटा, तो एक बात को देखना बड़े ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूं। तो आपसे कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि बताओ भैया भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, और आपका यहां पर उत्तरी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है। तो बच्चे मैं अगर बात करूं यहां पर, तो मैं सबसे पहले उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु कितना है बेटा? इंद्राकोल है हमारा। क्या है? इंद्राकोल है। और कितनी डिग्री पर स्थित है? तो आप कहोगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है हमारा। यहीं पर बेटा अगर मैं दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु में 2 आ जाते हैं, एक आ जाता है मुख्य भूमि से और एक आ जाता है दक्षिणी बिंदु आ जाता है। क्लियर है ना बेटा? यहाँ पर तो देखना, अगर दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी या कैपकोमोरन हो जाएगा जो तमिलनाडु में है। कितनी डिग्री पर स्थित है? तो आप कहोगे 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश पर, NL का मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, अक्षांश पर स्थित है। और यहीं पर अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। और ये कितने डिग्री पर स्थित है, तो आप कहोगे सर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्लियर है ना। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे देखो पार्सेन के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है, पिगमिलियन के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है, लाहेचिंग के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। तो क्या आपका उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु का काम खत्म हो गया। उत्तरी 37.6 से लेकर के 8.4 और 6.4 पर जाओगे। अब चलते हैं इधर से और यहां तक के बीच की कहानी को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बात देखना, अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो किवथु, और ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये कितने डिग्री पर स्थित है, तो आप कहोगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है किवथु, जिसे अरुणाचल प्रदेश में है ये वाला। यहीं पर बेटा अगर मैं पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी, तो आप कहो ग्वाहार मोती है, और ग्वाहार मोती कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है बच्चे। और ये गुजरात में कितनी डिग्री पर स्थित है, तो आप कहोगे सर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये वाला। क्लियर है एकदम सभी का। अब बच्चे एक बात को देखना बड़े ध्यान से, यहाँ ये चीज याद रखिएगा जरूर कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 8.4 डिग्री और 6.4 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश के बीच का ये डिग्री याद रखिएगा। और इधर पूर्वी देशांतर लगाते तो क्या है बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर लगाते, तो इधर का हो जाएगा बेटा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। इधर 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर होगा। क्लियर है सभी का। चाहो तो आप यहां लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा बेटा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा बेटा, उत्तरी अक्षांश। कट तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लें इसको, नहीं कटेगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा आपका। और यहीं पर बेटा अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो इसमें दो आ जाएंगे, एक तो 8.8 डिग्री 4 मिनट वाला आ जाएगा और एक 6 डिग्री 4 मिनट वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मुख्य भूमिका होता है और ये दक्षिणतम बिंदु होता है जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। यहीं पर अगर पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो कितनी डिग्री पर स्थित है, तो आप कहोगे 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जिसे हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पूर्वी देशांतर बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। क्लियर है। और इधर देखेंगे बेटा आप, यहां पर ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो आप अब एक बात को समझना बड़े ध्यान से, तो इधर का तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, इधर का 97.25 पूर्वी देशांतर हो जाएगा, और ये दोनों उत्तरी अक्षांश में गिने जाते हैं, तो इनको बोलेंगे हम उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। आगे देखोगे आप यहां पर, ये फोन रखो शायद मैडम को, तो कुछ काम के लिए आए थे। अब आप आगे देखेंगे यहां पर, तो बच्चे एक बात देखना आप ध्यान से, वो फोन आ गया था इस वजह से चले गए थे। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई। यकीन मानिएगा इस चीज को, अगर आप एसएससी और रेलवे वाले एग्जाम में बैठते हो तो यहां से फिक्स रहता है एक प्रश्न आपका। चलो अगली पीपीटी में मैंने क्या लिखा है, मैंने हर पॉइंट को, हर भारत के सामान्य परिचय से हर पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि प्रश्न आपका बाहर ना निकल जाए। चलिए अगली कहानी क्या है समझते हैं। अब देखना है यहाँ पर, देखो बिल्कुल अलग क्षेत्रफल से संबंधित अलग पॉइंट रखे हैं हमने, जनसंख्या से संबंधित अलग पॉइंट रखे हैं, तो दोनों पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करें भारत के तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कितने परसेंट है बेटा, तो आप कहोगे सर 2.42% है। लेकिन अभी जो रेलवे में प्रश्न पूछा गया था वहां पर 2.3% दिया था, तो वो भी कैसा माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा। रेलवे जानबूझ करके आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं देता, कभी कम कभी ज्यादा थोड़ा बहुत दे देता है, वो आप मैनेज करिएगा, क्योंकि वहां अपने आप पता चल जाएगा। और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं 2 से शुरू, फिर वो 3 से होंगे, 4 से होंगे, 5 से होंगे, तो अपने आप पता है 2.4 की जगह 2.3 दे दिया, तुम्हारा आंसर ये भी सही माना जाएगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है बेटा। और ये देखा जाए तो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर आता है, तो आप कहोगे सर 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है बेटा, 7वें स्थान पर आता है, तो यहां हो जाएगा 7वां स्थान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात को
समझना बड़े ध्यान से। अब हमने क्या किया कि 7वें स्थान पर तो आता है, 7 से पहले कौन कौन से देश आते हैं उनको बड़े ट्रिक के साथ लिखा है ताकि आप कभी जीवन में भूल ना जाओ। क्या लिखा हुआ है? रुक चीन अब आ भारत। मैंने क्या लिखा हुआ बेटा? रुक चीन अब आ भारत। रुक मतलब रूस और का मतलब कनाडा। तो पहले नंबर पर रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। चीन का मतलब चीन तीसरे नंबर पर हो गया, और अमेरिका चौथे नंबर पर हो गया, ब्राजील 5वें नंबर पर हो गया, ऑस्ट्रेलिया आपका 6वें नंबर पर हो गया, 7वें नंबर पर हो गया क्या? भारत। हालांकि आप रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से दोनों पॉइंट पूछे जाएंगे। अगर आप पीसीएस वगैरह आरओ वगैरह का पेपर देंगे तो वहां पर ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने एक बार में ही सारे पॉइंट को क्लियर किया। तो क्षेत्रफल से संबंधित आपका कोई पॉइंट तो नहीं रहा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब जनसंख्या से संबंधित हमने पॉइंट को लिखा है। तो मैंने कहा कि 2011 में जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी, उसी के अनुसार हमारा एग्जाम पूछेगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये विश्व के कितने परसेंट है हमारे भारत की जनसंख्या, तो ये भी पूछा गया है कि 17.7% है। लेकिन हमने रेलवे वाले जो अभी वीडियो बनाया है मैंने, वो बिना बोर्ड के वैसे ही बनाया, तो उसमें आप अगर देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है 17.1%। तो वो भी कैसा माना जाएगा? सही माना जाएगा, क्योंकि बाकी सब 18, 19 और 20 लिखी हुई है। तो आंसर तो 17 के लगभग में ही होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो यहां क्या क्या प्रश्न आपने याद किए? पहला प्रश्न याद किया कि सर हमारे जो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, वो किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। वर्तमान की बात करें तो लगभग 145 करोड़ प्लस हो चुकी है, जो कि हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक हमारा प्रश्न वहां से बनेगा ही नहीं। चलो भैया इधर देखते हैं। अब अगर मैं देखूं यहां पर कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में, तो ये दूसरा स्थान है। अब आप एक बात देखना, यहां पर आपने एक चीज को नोट किया होगा कि अगर मैं क्षेत्रफल में बात करूं तो 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि में 2वां स्थान है। अब जब हमने क्षेत्रफल के सभी याद किए क्रम से 7 तक, तो 7 तक इनको भी याद कर लेते हैं क्रम से, कभी नहीं भूलेंगे। एक पॉइंट याद करिए, सीआईए और आईपीएन बीबी के पास गए। देखो बड़े ही ट्रिक के साथ, बहुत मेहनत लगी है एक वीडियो बनाने में, लगभग मैंने 5-6 दिन बिगाड़ दिए तब इस वीडियो को लिख लिख करके। और ट्रिक को एक ट्रिक लिखिए ताकि आप कहीं भी पॉइंट गायब ना हो जाए आपका हमेशा, क्योंकि ये चीजें कभी चेंज नहीं होती और प्रश्न यहां से बनता ही बनता है आपका। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे, प्रश्न तो यहां से बनेगा ही बनेगा। चलो भैया आ जाओ समझते हैं यहां पर। तो मैंने बोला सीआईए और आईपीएन बीबी के पास गए। 2-3 बार इन चीजों को रिवाइज करोगे तो सारी चीजें आपको याद बनी रहेंगी। सीआईए और आईपीएन बीबी के पास गए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, चीन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आई भारत, तीसरे नंबर अमेरिका। क्लियर है ना? सीआईए चाइना, इंडिया और अमेरिका। अब आईपीएन पे चलते हैं तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया। पाकिस्तान अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 5वें नंबर पर आ जाता है। तो आईपीएन यानी इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। ठीक है बेटा। अगला बीबी, इसका मतलब ब्राजील और बांग्लादेश। ब्राजील और बांग्लादेश। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, 6वें नंबर पर नाइजीरिया है और ब्राजील आपका 7वें नंबर पर है और बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। तो देखो अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत की है आपको ऐसे पॉइंट बनाने के लिए। तो आपको देखो जनसंख्या से इधर कवर किया है और आपका मैंने इधर क्षेत्रफल से कवर किया है। चलो भैया अगली पीपीटी पे देखते हैं क्या है। अगली पीपीटी पे है आपकी भारत के तटीय राज्य। भाई साहब अभी प्रश्न पूछा गया था एनटीपीसी स्टेज 2 में यानी मेंस में जाकर के कि बताओ भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं। आपको यही पूछा गया। चलो 9 तटीय राज्य, मैं आपको ये भी याद करा दूंगा कौन कौन से, और जीवन में कभी भूल जाओगे मेरी गारंटी। देखो मैंने क्या लिखा है समझो यहाँ पर। तो आपने कहा भारत के तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं मेरे बेटा, और वो कौन कौन से हैं एक ट्रिक के साथ याद करते हैं। गुम है गोवा का कैरम बोर्ड। एक बार हमारे साथ रिवाइज करो, गुम है गोवा का कैरम बोर्ड, गुम है गोवा का कैरम बोर्ड। ये भी बता देंगे ये पूर्वी तटीय राज्य हैं और ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं। क्लियर है सभी का? तो आजो बेटा समझो यहाँ पर, गुम का मतलब गुजरात और मां का मतलब महाराष्ट्र। तो गुजरात, महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा किसकी तटीय सीमा लगती है? 1214 किलोमीटर गुजरात की। बस इतना ही पूछा गया, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। फिर उसके बाद तीसरा है बेटा गोवा, जिसकी 110 किलोमीटर। सबसे कम तटीय राज्य कौन सी सीमा लगती है? तो गोवा की है, सबसे ज्यादा गुजरात की। का मतलब कर्नाटक और कैरम का मतलब केरल। तो ये 5 तो लगातार याद हो गए और ये हैं आपके पश्चिमी तटीय राज्य। अब पूर्वी तटीय राज्य ये 4, बोट, BOAT। बी का मतलब बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और ओ का मतलब उड़ीसा, और ए का मतलब आंध्र प्रदेश, और टी का मतलब तमिलनाडु। क्या आप कभी इस चीजों को भूल पाओगे? और नहीं तो आप याद कर लो, वैसे आराम से भूल जाओ, कभी इधर हो जाएगा कभी उधर हो जाएगा। ये सारी चीजें बड़े ही सीक्वेंस से चीजें लिखी हुई हैं आपकी। और आप देखोगे यहाँ पर गुम है गोवा का कैरम बोर्ड। तो गो गुजरात, माँ महाराष्ट्र, गोवा हो जाएगा, का कर्नाटक हो जाएगा, कैरम का केरल हो जाएगा, बी का बंगाल हो जाएगा, ओ का उड़ीसा हो जाएगा, ए का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, टी का तमिलनाडु हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी की? चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
आगे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न पूछा गया था वहां गलत लिख दिया था। क्या लिख दिया था उसने ये लिख दिया था कि 9 तटीय राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आ जाओ समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एक तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, दमन द्वीप हो गया। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए तो भैया 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे तटीय हैं। क्लियर है? चलो अगली पीपीटी पे चलते हैं। तो अगर तटीय राज्य से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप बना ले जाओगे आराम से। इस वीडियो के बाद भारत के सामान्य परिचय से अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप यूपीएससी के पेपर में कहीं नहीं बैठ जाना। इस तरीके से डिजाइन किया है और सारी चीजें बड़ी ही क्रम वाइज डिजाइन की गई हैं। चलो भैया अगला प्रश्न है आपके पास। अब भारत के पड़ोसी या सीमावर्ती देश, यहां से प्रश्न तो पता नहीं भैया कितनी बार पूछा गया प्रश्न है आपका। भारत के पड़ोसी देश या सीमावर्ती देश, तो बेटा हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में याद कर रखा है और ये बिल्कुल सीक्वेंस से हैं। बचपन में भी ये किया, देखो ट्रिक के साथ इनको भी जोड़ा मैंने, सब चीज ट्रिक के साथ जोड़ी हुई है आपकी। तो आपने देखा बचपन में भी ये किया। तो बा का मतलब बांग्लादेश सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा गया। एक और बता दूं मैं यहाँ पर, इसमें यह भी पूछा जाता है कि नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, म्यांमार से कितने राज्य लगते हैं, भूटान से कितने राज्य हैं। तो देखो ये लिखे हुए यहाँ से देख लेना आप, ठीक है? बाकी मैं बताता चलता हूँ ट्रिक के साथ, ठीक है ना? चे का मतलब चीन हो जाएगा, पा का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा, ना का मतलब नेपाल हो गया, मा का मतलब म्यांमार हो गया, भूटान और अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो इस पर सीमा करता है वो देश कौन सा है? बांग्लादेश है जो 4096.7 किलोमीटर। और ये विश्व के दूसरे नंबर पर, विश्व में और भी अगर देखा जाए जो सीमाएं करते हैं कोई है उसका, मुझे कनाडा और कुछ ऐसी करके है वो मुझे याद नहीं है फिलहाल, हम आपको बता दें। और ये अफगानिस्तान है सबसे कम 106 किलोमीटर। तो यहां तक ये सीक्वेंस याद रहेगा। अब बात आ जाती है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं, चाइना से कौन कौन से राज्य लगते हैं, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं और नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं। मैं आपको बता दूं इस वाली पीपीटी से तो प्रश्न बनना ही बनना है हर हालत में आपका। कैसे पूछेगा आप समझिएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, सच में बहुत मेहनत की है कि कहीं भी कैसे भी आपका प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए, हर हालत में प्रश्न बन जाए आपका। इस तरीके से मेहनत की है। आपका काम है भैया इसको बहुत ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, ताकि मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊं बेटा, ठीक है ना? चलो आ जाओ समझते हैं बेटा। तो अब देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक लिख रखी है, बांग्लादेश आ मित्र बगल में, बांग्लादेश आ मित्र बगल में। आ का मतलब असम, में का मतलब मिजोरम, तिर का मतलब त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। क्लियर है बेटा? तो ये आपके बांग्लादेश से लगे हुए हैं और आ मित्र बगल में, ट्रिक याद कर रख लोगे आप। चीन का मतलब होता है बेटा क्या? ऊषा जी। क्या मतलब? ऊषा जी चाइना से आए, ऊषा जी चाइना। ऊ का मतलब उत्तराखंड, सा का मतलब सिक्किम। और देखो सिक्किम राज्य वो 3 से लगता है, चाइना से भी और नेपाल से भी और भूटान से भी। वो इसमें वो नहीं है, कोई बात नहीं। ये पूछा गया है सिक्किम कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो 3 से कौन कौन? चाइना, नेपाल और भूटान। भूटान अगले पृष्ठ पे होगा आपका, ठीक है ना? तो ऊ का मतलब उत्तराखंड हो गया, सा का मतलब सिक्किम हो गया, एच का मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया, आ का मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया, जा का मतलब जम्मू कश्मीर या लद्दाख, यानी लद्दाख लगता है। तो ये चाइना से सटे हुए राज्य हैं हमारे भारत के, यानी उसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुछ आपके राज्य हैं। पाकिस्तान पंजरागुल, हमेशा कभी याद नहीं रहोगे, पंजरागुल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। पहले ये 2 थे तो 4 हो गए, अब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। पूछा गया प्रश्न यहाँ से नेपाल से कि नेपाल से कुल कितने राज्य लगते हैं भारत के? तो 5 राज्य लगते हैं, देखो ये लिखा हुआ। और सीधी सीधी यूपी बस, यू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पी का मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल, और बी का मतलब बिहार और एस का मतलब सिक्किम आपका, ठीक है ना? तो आपने देखा मैंने कितनी चीजों को एक साथ जोड़ा है, कितनी चीजों को एक साथ जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा होगा मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पर छोड़ा नहीं, हर पॉइंट को ऐड किया है बेटा, ठीक है ना? तो चाइना से इतने, पाकिस्तान से इतने, नेपाल से इतने और यहाँ पर बांग्लादेश से इतने। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रट डालो, प्रश्न यहां से बाहर नहीं बनने वाला, इस बात को आप याद रखें। चलो भैया अगली पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका म्यांमार से कितने हैं? 4 हैं बेटा आपके। भूटान से कितने? देखो सिक्किम है कि नहीं है, 4 है। तो अब म्यांमार से कौन कौन से? तो मामियाना म्यांमार से, तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। देखो यहाँ पर मामियाना लिख रखा है मैंने। ट्रिक के साथ चीजें याद करना हमेशा। भूटान पास हो गया, पा का मतलब पश्चिम बंगाल, आ का मतलब असम और आ का मतलब अरुणाचल प्रदेश और सा का मतलब सिक्किम, ठीक है ना बेटा? ये पॉइंट याद रखना बेटा। सिक्किम राज्य है वो 3 देशों से सीमा साझा करता है, और वो कौन कौन से करता है एक बार आप लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो भैया यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये रहा, क्लियर है? तो ये देखो एक तो भूटान से भी करता है, भूटान से इधर करता है, ठीक है ना बेटा? इधर नेपाल से करता है और इधर बचा हुआ आपका चाइना, चाइना से शायद इधर करता है, नेपाल से इधर करता है, नेपाल इधर है और इधर चाइना, चीन।
क्लियर है? तो ये आपका 3 देशों से सीमा साझा करता है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे समझते हैं बेटा। हम यहाँ पर आप समझना यहाँ पर तो म्यांमार से 4 हैं, भूटान से 4 हैं, पास कर लो, भूटान पास हो गया, पश्चिम बंगाल ये और अफगानिस्तान से केवल एक राज्य ही हमारा सीमा साझा करता है, और वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो देखो मैंने पहले तो ये बताया कितने देश हैं जो हमारे भारत से सीमा साझा करते हैं, यानी सीमावर्ती देश हैं, सीमा स्पर्श करते हैं। फिर उसके बाद उन देशों से कितने राज्य हमारे सीमावर्ती स्पर्श करते हैं, वो सारी चीजें हमने एकदम ट्रिक के साथ आपको बताई। चलिए यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे गए, इनसे मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप समझना। भारतीय मानक समय रेखा, मैंने क्या लिखा बेटा? भारतीय मानक समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा ये कितनी डिग्री पर स्थित है? तो इसे कहेंगे बेटा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ग्रीनविच टाइम से ये यानी जीएमटी लाइन से कुल कितने आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपका ये प्रश्न है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से होकर के बेटा? 5 राज्य से होकर के। तो कौन कौन से बेटा? उमा छत से उड़कर आ मुझसे मिलने, उमा छत से उड़ करके आ मुझसे मिलने। तो उड़ करके तो नहीं आ पाएगी, फिलहाल हमारा काम है चीजों को याद रखना। तो उ का मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, माँ का मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत का मतलब छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़कर का मतलब उड़ीसा हो जाएगा, आ का मतलब आंध्र प्रदेश। कभी नहीं भूलोगे, और यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है, और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही गया है। चलिए भैया अगली पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं और वहां समझते हैं चीजों को। अब देखना आप अगली कहानी को। चलो आज देखते हैं यहाँ पर। अब एक बात समझना आप यहाँ पर, और इसमें क्या बताना था मुझे आपको, और इसी को जो भारतीय मानक समय रेखा, इसी को मानक यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं बेटा? मानक यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, कभी ना कंफ्यूज हो जाए। मानक यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। तो भारत का जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वो मानक यामोत्तर रेखा से ही किया जाता है। और इसको क्या बोल देते हैं बेटा? इसको पूर्वी देशांतर भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं बेटा? पूर्वी देशांतर भी बोल देते हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर कर लो ताकि जीवन में कभी दोबारा इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं। कितने के हुए? नहीं रिकॉर्ड किया। चलिए अगला पॉइंट है आपका, बस लास्ट और रह गया आपका कर्क रेखा। इसको और समझ लेते हैं। तो जैसे आप यहां देखोगे बच्चे, तो एक बात देखना, यहाँ पे कर्क रेखा को भी संभाल लिया मैंने, करने नहीं देंगे प्रश्न कहीं से भी, इस बात को आप याद रखें। चलो आ जाओ समझते हैं यहाँ पर कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्लियर है? यहाँ पर कर्क रेखा पर ऐसी कौन सी राजधानी है जो स्थित है? वो रांची राजधानी स्थित है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। कर्क रेखा महानदी रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है सभी का? तो कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? महानदी नदी को 2 बार काटती है। तो ये तीनों पॉइंट आपके पूछे हुए, मैंने सारा कुछ यहाँ से लिख दिया। अगला पॉइंट क्या है? एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर के गुजरती है कौन? कर्क रेखा। ये भी पूछा गया था कि कर्क रेखा किन किन महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो आप कहोगे सर ये किन किन से होकर के? एशिया और अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर के गुजरती है। और अफ्रीका में ये नासिर झील से कर्क रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका में स्थित है नासिर झील, वहां से भी ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? सबसे ज्यादा जो मेन प्रश्न है आपका वो छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां पर काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ये सारे प्रश्न आपके या तो आरओ वगैरह के एग्जाम में आए हुए हैं, या आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, या आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने तीनों बुक को रखा, रेलवे के अभी तक जितने प्रश्न हुए उन प्रश्नों को भी रखा, एसएससी के जितने प्रश्न हुए आपके उन प्रश्नों को भी रखा, और जहां तक यूपीपीसीएस के जितने प्रश्न हुए उन प्रश्नों में से निकाल करके ये सारे पॉइंट बनाए हुए आपके प्रश्न। मैंने किताब से कोई प्रश्न नहीं लिया, मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारी चीजें बनाई हैं, क्योंकि मुझे ये पता चल जाए प्रश्न आता कैसा और मुझे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन से? सिंपल सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा छार। तो मिक मतलब मिजोरम हो जाएगा, त्र का मतलब त्रिपुरा हो जाएगा, प का मतलब पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा का मतलब राजस्थान हो जाएगा, गा का मतलब गुजरात हो जाएगा, मा का मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा, चा का मतलब छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झारखंड हो जाएगा। क्लियर है? 2-3 बार आप इन चीजों को याद करिएगा, और इसके बार मत पड़िएगा। अगर आप रेलवे का कोई सा भी पेपर देना चाह रहे हो तो इस पीपीटी के अलावा दूसरी कर्क रेखा आप कहीं से मत पड़िएगा, आपको कोई जरूरत नहीं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपका यहाँ से बन जाएगा आराम से। ठीक है ना? चलिए अब अगली कहानी को समझते हैं। तो कर्क रेखा हमारा खत्म हो गया, और क्या बचा हुआ है देखेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको और कर लेते हैं कवर। अब देखो भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य या 7 बहनें, देखना
अगर उत्तर पूर्वी राज्य कह दे तो उसमें भाई साहब आपका सिक्किम भी शामिल हो जाता है, लेकिन सेवन सिस्टर वाली बात कह दे तो वहां पर आपका सिक्किम निकाल दिया जाता है। देखो सिक्किम वहां पर नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल भाषा में याद कर लेते हैं। अगर 7 उत्तर पूर्वी राज्य कह दे या उत्तर पूर्वी राज्य कह 7 हटा दे तो उसमें सिक्किम भी शामिल हो जाता है उत्तर पूर्वी में, ठीक है ना। यहाँ मैंने सिक्किम को हटा दिया क्योंकि हमने 7 बहनें भी ऐड कर दी हैं। तो अब 7 बहनें कौन कौन सी हैं? एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, तो ए का मतलब असम और टी का मतलब त्रिपुरा और एम का मतलब मेघालय, आना का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, और अगला देखोगे मम्मी का मतलब मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, कहने मतलब वो तीनों ही है, मणिपुर मिजोरम और मेघालय, और उसके बाद असम त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। देखो ट्रिक के साथ हमने समझा दिया। और यहां से भी प्रश्न आपके एसएससी एनटीपीसी की मेंस में प्रश्न पूछा गया है। ये पता कैसे चलेगा? वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, आप एक बार वहां से देखिएगा जाकर के। 85 प्रश्न कराए मैंने उसमें, और 85 प्रश्न में एक एक प्रश्न वहां से उठाया, वो सारे प्रश्न यहां से बने हुए हैं। चलिए भैया लास्ट और क्या बचा हुआ है? चलिए हाँ, अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, मैं पहले ही बता दूं आपको, यहां से प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा बार। 12 मील, 24 मील और 200 मील। देखो 12 मील प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है, जिसे सभी प्रकार के संसाधन के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सभी प्रकार के संशोधन के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, तो उसे कितना लगाओगे? प्रादेशिक समुद्री सीमा कह दे 12 मील लगा देना, और संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल कह दे तो 24 मील लगाना आप वहां पर, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या होता है बेटा? अप्रवासी कानून और साफ सफाई सीमा और सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार होते हैं, वो कहां तक होते हैं हमारे भारत को? 24 मील तक हैं। और 200 मील तक है बेटा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहां सागरीय जल शक्ति दोहन जीवों का सर्वेक्षण संरक्षण। आपको केवल याद करना भैया 24 मील, 12 मील, 24 मील और 200 मील प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अवच्छिन्न मंडल या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये तीनों प्रश्न आपके रेलवे के अंदर पूछे हुए हैं, तो मैंने यहां कर दिया। अब आता है ये वाला टॉपिक। अब इस वाले टॉपिक को मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा आपको लिए, तो भारत का भौगोलिक विभाजन से ही संबंधित बनाऊंगा, जहां पर भौगोलिक भारत को कितने भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है? एसएससी का प्रश्न है आपका, तो 6 भौगोलिक विभाजन में बांटा गया। और कौन कौन से बेटा? उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार और थार मरुस्थल, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप, यानी 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया भारत को। और अगला टॉपिक बनता ही है भारत के सामान्य परिचय के बाद, जो अगला टॉपिक बनेगा भारत का भौगोलिक विभाजन, यही बनेगा, या भौगोलिक क्षेत्र। क्लियर है? तो यही वाला लेंगे। जब भी आपका वीडियो बनाएंगे तो इन सभी को एक ही वीडियो में संभालेंगे, ताकि दोबारा हमको ना पढ़ना पड़े, एक ही बार हम उन चीजों को, सारी चीजों को कवर कर लें। तो आपका ये बात क्लियर है पूरा? चलिए आगे देखते हैं और कुछ है। चलिए लास्ट पीपीटी है, इसके बाद आपका कुछ नहीं है, यानी पूरा भारत का संपूर्ण परिचय, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और जितनी भी ये जो चैनल वगैरह होते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ लिख रखा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पीपीटी को चेंज कर लेता हूँ, कलर को, इसको है ना, बैकग्राउंड को मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब क्लियर हो? अब क्लियर आ रहा है सभी को? एक बार देखें क्या इसको साफ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ एकदम साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ नहीं कट रहा है। चलो आ जाओ समझ लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। आ जाओ चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा, बस 2 मिनट का वेट और लेंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां से प्रश्न में थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी याद करवाने की कोशिश करूंगा, और यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है। क्लियर है? चलो आ जाओ। तो पहले मैं इधर की लाइनों को याद करता हूं, 8, 9 और 10। ये तो आप कभी भूलना ही मत, ये कई बार पूछा गया। 8, 9, 10 देखो कैसे याद करोगे? 8, 9 और 10। देखो भैया MM और ML और AN, भैया ये वाला प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया। देखो MM का मतलब मिनिकॉय और मालदीव, देखो मिनिकॉय और मालदीव कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। ML मिनिकॉय और लक्षद्वीप, तो देखो मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री। अब 10वां आ जाता है बेटा अंडमान निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो लगातार ऐसे याद करना MM, ML और AN, MM, ML और AN। तो यहां से आपके ये 38 समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। अब ये भी पूछा गया LAC और LOC, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल दिन। वास्तविक नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ कंट्रोल, देखो लाइन ऑफ कंट्रोल भैया हम कौन से? पाकिस्तान के साथ है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो हम जगह है, देखो चाइना ने वहां पर घेर लिया, तो वो चाइना के साथ है। तो भारत और चीन के साथ LAC है। और ऑफ कंट्रोल की बात आ जाए, जहां पर एक रेखा आएगा और एक कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है ना, तो वहां आ जाए तो वो वहां पाकिस्तान हो जाता है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। USA कनाडा 49 है, और 38 में दक्षिण कोरिया और वो है। चलिए उधर वाली लाइनों को एक बार याद कर लेते हैं, इन्हीं लाइनों को याद रखना, समझ लो, यहीं से प्रश्न बन जाएगा आपका आराम से। चलो आ जाओ इधर समझते हैं। देखो बिल्कुल सरल, रेड क्लिफ, भैया सीधी सी बात है, हमें हमेशा खतरा किससे रहता है? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान हमारे लिए रेड है कि नहीं है? तो रेड क्लिफ रेखा किन किन के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा किस किसके बीच है? तो भारत और चाइना के बीच है।
किस किस के बीच है बेटा? भारत और चाइना के बीच है आपके। क्लियर है? चलिए भैया अगले देखते हैं हम यहाँ पर। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है बेटा। यहीं पर 3 बीघा कॉरिडोर कई बार पूछा गया है, ये किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच है बेटा, ठीक है ना, 3 बीघा कॉरिडोर। अब पाक जलडमरू मध्य, ये बहुत बार पूछा गया है, तो पाक के लिए याद रख लो पाक तल। क्या याद रख लो? पाक तल। तल का मतलब तमिलनाडु और लंका, लंका का मतलब श्रीलंका। तो आप ध्यान रख लेना, जब भी पाक शब्द आया, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो आपको लगाना है पाक तल, यानी पाक जलडमरू मध्य है वो किस किस के बीच है बेटा? तमिलनाडु और श्रीलंका यानी लंका के बीच। सरक्रीक की बात करें तो ये तो सीधे गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के उसमें अंडर में आ जाता थोड़ा बहुत। 0 डिग्री लाइन किस किस के बीच है बेटा? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा भारत के सामान्य परिचय से जो आपको मैंने नहीं कराया हो। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा भारत के सामान्य परिचय यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, परिचय। तो जहां पर मैंने आपके एक एक पॉइंट को क्लियर किया। अगला जो टॉपिक रहेगा बेटा आपका वो रहेगा भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन। क्लियर है ना? कितने में बांटा गया? 6 में। वो 6 पार्ट एक ही वीडियो में कवर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा है कि वास्तविक आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करिएगा बेटा, ठीक है ना? अब इसके तुरंत ही बाद मैं एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाऊंगा। पहले इस वीडियो को एक एक पॉइंट लिख लेना और याद कर लेना, फिर देखना आप हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो से मिल जाएगा आपको, ठीक है? धन्यवाद आप सभी लोग को। अगला वीडियो जब भी बनाएंगे तो भारत का भौगोलिक विभाजन से संबंधित बनाएंगे, तो वहां पर आपकी सारी चीजें एकदम कवर कर देंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा वीडियो के नीचे कि बताएगा कि हाँ सर वास्तविक हमारे लिए सही है या नहीं है, या क्या सुधार करने की और जरूरत है, तो वो हम आपके सुधार भी करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।